अरे अरे मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करें क्योंकि लेक्चर की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि जो निकोबार आइलैंड है, अंडमान और निकोबार जो दो आइलैंड्स हैं, उसमें जो निकोबार आइलैंड है उसके सबसे सदर्न टिप पे ग्रेट निकोबार आइलैंड है। मतलब एक निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो जो हम कहते हैं, उसमें ये निकोबार आइलैंड है, उस पर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा है जो कि 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि इसमें एक सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें को लेके डेवलपमेंट होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इसके लिए अप्रूवल दे दिया था। मतलब इसके लिए एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस चाहिए था वो अप्रूवल दे दिया था, पर कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और कुछ स्टेक होल्डर्स थे, और स्पेशली वो कह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट का जो वहाँ की लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, प्लस जो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए वो चाहते थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि एक बार फिर से इसके ऊपर काम हो और एक बार फिर से एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है उस पर पुनर्विचार हो। और इसी की वजह से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उस पर केस फाइल किया गया था। मतलब उस ट्रिब्यूनल पे के पास में ये कुछ इस पे एक पेटिशन लेके कुछ लोग गए थे, और उनका यही कहना था कि ये जो डाइवर्जन हुआ है, मतलब जो, क्योंकि जो निकोबार आइलैंड है उस पर अगर हम बात करें, अगर मतलब जैसे जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी रिच बायोडाइवर्स एरिया है। साथ में वहाँ पे जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, जैसे शॉम्पिन ट्राइबल पॉपुलेशन है, मंगोलाइट शॉम्पिन ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि पीवीटीजी में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इस वजह से जो वो एरिया है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्स एरिया है। तो वहाँ पे अगर इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो उससे पहले पूरा प्रॉपर वहाँ पे स्टडी होके ही लगने चाहिए। तो इसी की वजह से वहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गए थे, तो एनजीटी ने यही कहा है कि एक बार फिर से उस प्रोजेक्ट पे रीविजिट होगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेके। और इसी के बारे में ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी। इससे पहले भी कुछ टाइम पहले एक और न्यूज़ आई थी, कुछ समय पहले ही आर्टिकल आया था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि इसको लेके अभी जो एक कमेटी बनाई जाएगी, एक मतलब एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो वहाँ के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान और निकोबार आइलैंड की, उन्होंने ये कमेटी मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एम्पावर्ड कमेटी को, और वो इसके बारे में पूरा मतलब सारे जो भी लोकल पीपल है, साथ में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका कंसल्टेशन लेके और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट पे काम होगा, ऐसा इस एम्पावर्ड कमेटी में कहा गया है। तो अब देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक पहले एक बार जानकारी दे देती हूँ कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट आखिर क्या है। तो देखिए, 72,000 करोड़ का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है और नीति आयोग ने इसको पायलट किया था, इस प्रोजेक्ट को। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो है ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, ये ANIIDCO। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको जैसे बता दिया। एक मेगा पोर्ट बनेगा, एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, टाउनशिप बनेगी जो कि 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, इतने बड़े एरिया में ये टाउनशिप बनेगी। ये बेसिकली ग्रीन फील्ड टाउनशिप होगी। ठीक है, फिर एक सोलर और एक गैस पावर्ड प्लांट बनेगा। तो ये इसमें बेसिकली डेवलपमेंट्स होंगे इस प्रोजेक्ट में। और ये जो इसमें कुछ जो एरिया है, 7.114 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये बेसिकली आज की डेट में ट्राइबल रिजर्व एरिया है। तो इस पे भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, इसके कुछ एरिया पे भी। तो इसीलिए एक कमेटी को सेटअप बेसिकली किया है जो रीविजिट करे इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस को। ठीक है, फिर इसमें ट्राइब्स कौन कौन सी है उनके भी बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कई बार इन ट्राइब्स को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ट्राइब रहती है। तो वहाँ पे मंगोलॉइड शॉम्पिन ट्राइब है, इसके अलावा निकोबारीज ट्राइब है। ये दोनों ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका नंबर बहुत ही कम है। जैसे शॉम्पिन ट्राइब सिर्फ 200 है और निकोबारीज ट्राइब सिर्फ 300 ही है नंबर में।
ठीक है। और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये आज की डेट में इंडिया में 75 जो ट्राइबल्स है उनको पीवीटीजी में डाला गया है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और 18 स्टेट्स प्लस एक यूनियन टेरिटरी जो अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी है, उनमें ये बेसिकली पीवीटीजीज रहते हैं। इसके क्या इंडिकेशन है? इसके 4 बेसिकली इंडिकेशन है। फर्स्ट है कि वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं। इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट है या तो एकदम सेम है या फिर वो डिक्रीज़ हो रही है। प्लस लो लिटरेसी रहती है, बहुत ही कम लिटरेसी होती है या नहीं के बराबर लिटरेसी होती है। और जो इकनॉमी है वो भी सस्टेनेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है, मतलब जो सिर्फ इनका बेसिक मतलब इनको सस्टेन कर पाए उतनी कम इनकी इकोनॉमी रहती है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही इनका नंबर भी बहुत कम रहता है, और पॉपुलेशन जैसे आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग या एकदम कम रहती है। एग्रीकल्चरल लेवल की टेक्नोलॉजी साथ में इनकी इकोनॉमी और लिटरेसी भी बहुत कम होती है। ठीक है। अब इशू जो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इशू आ रहे हैं, तो एक तो गैलिथिया बे है जो निकोबारीज आइलैंड है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार मैप में भी। ये जैसे ये आप देखें, ये है अंडमान और निकोबार, ये अंडमान आइलैंड्स है और ये है निकोबार आइलैंड। उसमें ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। इसमें एक तो है कैंपबेल बे और एक यहाँ पे है गैलिथिया बे। और मैं अगर डिटेल में आपको बताऊँ तो ये गैलिथिया बे है निकोबार आइलैंड में भी। जो नीचे वाला एरिया है ना, ये गैलिथिया नेशनल पार्क है, और प्रोजेक्ट जो है वो इसी एरिया में डेवलप हो रहा है। ये जैसे प्रोजेक्ट एरिया जो है इससे इंडिकेट किया गैलिथिया बे के यहाँ पे। तो एक ये वाला डायग्राम हो गया। इसके अलावा जैसे मैं आपको और डिटेल में बताऊँ तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें ऊपर कैंपबेल बे नेशनल पार्क है और यहाँ पे गैलिथिया नेशनल पार्क है। तो थोड़ा मैंने सोचा आपको डायग्राम से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये मैंने आपको लोकेशन बता दी है। तो गैलिथिया बे क्या है? बेसिकली नेस्टिंग ग्राउंड्स है बर्ड्स का। ठीक है, वहाँ पे मतलब इस प्रकार की बर्ड्स पाई जाती है, उनका नेस्टिंग ग्राउंड्स है। और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है। बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 होते हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जैसे 1A 1B इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो एक कोस्टल रेगुलेशन 1A और 1B दोनों एरिया है वो कवर होते हैं इसमें। फिर जो वहाँ पे लोकल जो टर्टल्स हैं, इसके अलावा मेगापोड नेस्टिंग साइट्स है, कोरल रीफ्स है। फिर जो ये आइलैंड है इसका 81.74% एरिया में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और फॉरेस्ट है, और बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस इसमें ट्राइब्स जो है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मतलब इश्यूज़ है, मतलब इसका इम्पैक्ट अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हम कहें तो बायोडाइवर्सिटी प्लस जो वहाँ की लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उन दोनों पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो इसमें ये बताया है कि सल्यूशन में पहले तो एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कौन से प्रोविजंस पे? प्रोटेक्शन ऑफ एब ओरिजिन ट्राइब्स रेगुलेशंस। ये बेसिकली रेगुलेशंस है जो एब ओरिजिन ट्राइब्स होती है, जो वहाँ की ओरिजिनल ट्राइब्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशन बने हुए होते हैं। तो जो PAT रेगुलेशंस है उनका इम्प्लीमेंटेशन एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जिससे वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उन पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और उनके इंटरेस्ट, जो शोम्पेन ट्राइब है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इको टूरिज़्म है, उसको भी बहुत अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अनरेगुलेटेड होगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो एब ओरिजिन ट्राइब्स है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इको टूरिज़्म को भी अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। फिर जो एम्पावर्ड कमेटी है, जिसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जो LG है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने इसको बनाया है, जिससे कि जो कंसल्टेशन है इस प्रोजेक्ट का क्या, जैसे कि जो स्टेक होल्डर्स है और जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका इसमें व्यूज़ लिया जा सके कि इस प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सके। फिर NGT ने भी अभी ऑर्डर दिया है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस को ग्रांट करने से पहले उसको अच्छे से रीविज़िट किया जाए। तो अब मैं थोड़ा सा NGT के बारे में भी आपको बता देती हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये एक्ट आया था 2010 में, और इसकी अगर मैं सिटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल बताऊँ तो वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी सीट्स है NGT की। ठीक है।
इसमें बेसिकली एक चेयरपर्सन रहते हैं, फिर जुडिशल और एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहते हैं जो कि एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। जो चेयरपर्सन है उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें सीजीआई है उनका कंसल्टेशन भी लिया जाता है। फिर इसका मेन काम क्या होता है, इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। कौन से केसेस, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो और कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता और इनका जो टर्म है वो 5 ईयर्स का रहता है। तो आई होप सो आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी समझ आ गया होगा, पीवीटीजी क्या है वो भी समझ गए होंगे आप, साथ में एनजीटी क्या है, तो सारे, और इस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप सो आपको सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक इसमें मैं कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसके भी बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊं तो इसके जो एक तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 में था, उसके बाद में इसको मॉडिफाई किया था 2018 में। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया पहले सिर्फ 4 थे, 1 2 3 4 प्लस नो डेवलपमेंट जोन बताया हुआ था। आज के टाइम पे इनको और फर्दर डिवाइड किया, जैसे CRZ 1A और 1B 2, फिर 3 को भी 3A 3B 4th A 4th B ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हमारे इसमें 1A और 1B की बात की थी, तो 1A होता है इको सेंसिटिव एरिया और 1B होता है इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल एरिया क्या होता है, ये जैसे हो गई हमारी लो टाइड लाइन और ये हो गई हमारी हाई टाइड लाइन, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक ये टाइडल वाटर जा सकता है वो होता है हाई टाइड लाइन, और मिनिमम जहाँ तक जाता है वो होता है लो टाइड लाइन। तो इनके बीच का जो एरिया होता है वो होता है इंटरटाइडल एरिया, ठीक है। फिर इको सेंसिटिव एरिया जैसे इसमें इंडिकेट किया ये वाला, जो इको सेंसिटिव एरियाज डिफाइन होते हैं वो आता है अपना CRZ 1A में। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से इसमें समझ आ चुकी होगी। तो ये वाली न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट की, और अभी आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में भी काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वो इंडिया, मतलब इसके लिए जो साइट डिसाइड करनी थी वो साइट डिसाइड हो चुकी है, और अब वो जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वो बेसिकली बनेगा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की जो है वहाँ पर। और इसका क्या महत्व है वो हम समझते हैं। और लीगो बेसिकली क्या है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसके इंडिया को बेसिकली क्या फ़ायदे होंगे, किस फील्ड में इसका बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट बेसिकली ये ट्विन फैसिलिटी है। आज के टाइम पे ऑलरेडी जो लीगो प्रोजेक्ट है वो US जो है उसकी दो लोकेशंस पे ऑलरेडी, एक तो लुसियाना और एक वॉशिंगटन, वहाँ पे ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है लीगो प्रोजेक्ट। और अब इंडिया में उसी को कॉपी करके बेसिकली बनाया जाएगा, उसी का ट्विन होगा एक तरीके से हम कह सकते हैं। और एक 4th फैसिलिटी जापान में भी बन रही है, जापान का जो कागरा एरिया है उसमें भी जो लीगो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, ठीक है। तो ये लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों ने MOU साइन किया है बेसिकली US नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ में, ठीक है। और ये मिलके आपस में लीगो इंडिया प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इसमें 2 इंटरफेरोमीटर होते हैं जो कि 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म ऐसे रहती है, मतलब ये L शेप में ही होता है लीगो, L शेप में, और 4 किलोमीटर की 2 लॉन्ग आर्म्स रहती है। और फिर पीछे एक आप कह सकते हैं एक मिरर काइंड ऑफ रहता है और उससे इमेज कैप्चर की जाती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहला इसका पर्पस है कि ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको उसके स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कोई भी पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रेविटेशनल वेव्स आखिर क्या होती है। फिर ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी कोई चेंज हो रहा है तो उसको भी ये मेजर कर सकता है, मतलब मेजर चेंजेस इन डिस्टेंस दैट आर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से भी कम अगर लेंथ हो उतने डिस्टेंस को भी, उसमें भी अगर कोई चेंज हो रहा है उसको भी ये मेजर कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया है उसकी जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिक्स है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उन सब में जो इंडिया है वो और एडवांस ग्रो कर पाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो भी प्रमोट होगा। फिर इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया एज अ ग्लोबल साइट बन सकती है ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च के लिए।
और ट्रेनिंग और हैंडलिंग ऑफ प्रिसीशन टेक्नोलॉजी में भी इंडिया एडवांस एज अ ग्लोबल साइट बन के उभर सकती है। फिर ये इंडियन सोसाइटी की जो रिलेशनशिप है साइंस के साथ में, उसको भी एक तरीके से स्ट्रेंथन करेगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है बिग साइंस जो है, बिग साइंस एरिया में एक इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया और इसमें अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। ये बेसिकली रिपल्स होती है। वो कब क्रिएट होती है, जब बहुत कोई हैवी बॉडीज़, या मैं कहूँ जैसे ब्लैक होल्स, जब बहुत ऐसी बॉडीज़ जो बहुत हाई मैसिव, जिनका वेट होता है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, वो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो बहुत रिपल्स क्रिएट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपल्स क्रिएट होती है इन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब ये स्पेस और टाइम, दो डायमेंशन की अगर हम बात करें, स्पेस एंड टाइम, तो जब ऐसी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो जो स्पेस और टाइम का फैब्रिक है उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं। और रिपल्स क्रिएट, और ऐसा कब होता है, जब ये स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, जो बहुत हैवी स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स, जब वो एक दूसरे को कोलाइड, एक दूसरे से टकराते हैं और फिर मर्ज होकर एक सेम एक वन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के अराउंड रोटेट करते हैं, तब ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, ये बहुत ही वीक होती है और डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होती है, पर सबसे पहले इसको जो LIGO 2015 में इसको डिटेक्ट किया था। ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो आइंस्टाइन है उन्होंने दिया था 1916 में। उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, उसमें उन्होंने बेसिकली जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको समझाने की भी कोशिश की थी। आप इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये जैसे कोई बेडशीट है, आप ये समझिए कि जैसे ये कोई बेडशीट है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम डालते हैं, जितना जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, और जब वो स्पेस उतना ही कवर करेगा तो वो एक काइंड ऑफ रिपल्स क्रिएट करता है। ये जो रिपल्स होती है यही ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। ठीक है, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो फिर क्या करता है, मतलब जैसे उसने इतना स्पेस कवर कर लिया, वो जैसे इतना धंस गया, तो वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो इसी के अराउंड, मतलब अगर वो दूर भी होगा तो वो इसके अराउंड आने की कोशिश करेगा। और सेम इसी टाइप से सन के अराउंड भी अर्थ इसी हिसाब से रिवॉल्व करती है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे ये सन है और ये अर्थ है, या ये कोई दूसरा छोटा ऑब्जेक्ट है, तो वो उसके अराउंड उसी में आने की कोशिश करेगा। ऐसा ही मतलब मैसिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, उनमें भी यही फिनोमिना काम करता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। और जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तभी वेव्स जनरेट होती है, वही ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। तो आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने इजी थोड़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ये भी इसी का एक डायग्राम है बेसिकली, जो इससे जो पिक्चर्स ली गई थी पहले, वो वाली कुछ पिक्चर्स भी मैंने इसमें अटैच की है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, और इससे इंडिया कैसे बेनिफिट कर सकता है वो भी आप समझ गए होंगे कि इंडिया के पास में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ का यूज़ करे अपनी जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए। अब ये वाली जो न्यूज़ है ये बेसिकली कैनबिस से रिलेटेड है। कैनबिस बेसिकली एक प्लांट होता है जो हम हेम्प प्लांट कहते हैं, वही बेसिकली कैनबिस है। जैसे अफीम जो कहते हैं ना, जो उसी का ही टाइप है। और ये कैनबिस बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जिसको इसका जेनेरिक टर्म जो है वो कैनबिस है, और इसको प्लांट को कैनबिस सटाइवा कहते हैं। इस प्लांट का जो ओरिजिनल नेम है वो कैनबिस सटाइवा है। और ये साइकोएक्टिव जो है, साइकोएक्टिव प्रिपरेशन, इसका मतलब मेडिकल जो फील्ड है उसमें काफ़ी इस ड्रग का यूज़ होता है। इसके अलावा इसका इल्लीगल भी काफ़ी, इसकी जो खेती है वो इल्लीगल भी काफ़ी की जाती है ना। और इसीलिए इसको मतलब जहाँ पे भी अगर इसको ग्रो किया जाता है, इस प्लांट को जब भी ग्रो किया जाता है उसके लिए स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन देती है, उसके बाद ही कोई स्टेट इसे ग्रो कर सकता है। ठीक है, और इसको रेगुलेट किया जाता है NDPS जो एक्ट है,
NDPS है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट उसी के अंतर्गत आता है। और आज के टाइम पे अगर मैं लीगल स्टेटस की बात करूँ कि कौन कौन से स्टेट्स इसे ग्रो कर सकते हैं, तो अभी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और MP, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर अभी अलाउ किया हुआ है, लाइसेंस इन स्टेट्स को मिला हुआ है इसका लीगल कल्टीवेशन करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश भी अभी चाहता है कि वो भी कंट्रोल्ड वे में इसे ग्रो कर सके, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मांगने के लिए इस एरिया में काम कर रहा है कि गवर्नमेंट वुड कंसीडर ऑल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग रेगुलेटरी मेजर्स, जिससे के लिए मतलब पहले इसके वहाँ स्टडी हो पाए हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद में जो ऑलरेडी जिन स्टेट्स में ग्रो हो रहा है वो किस बेसिस पे ग्रो हो रहा है, ये सारी अच्छे से स्टडी करके हिमाचल प्रदेश भी चाहता है कि वहाँ पे भी कैनबिस को ग्रो किया जा सके, क्योंकि ये काफ़ी रेवेन्यू जनरेटिंग प्लांट है, मतलब इससे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है। पर अगर इसको अच्छे से रेगुलराइज नहीं किया जाए, इसको अगर कंट्रोल वे में ग्रो नहीं किया जाए, तो ये ट्रैफिकिंग इसकी सबसे ज़्यादा होती है। और ये इलिसिट ड्रग है, तो इसका मतलब अल्कोहलिक पर्पस के लिए भी इसका मतलब दूसरे पर्पस के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है, तो इसीलिए इसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NDPS एक्ट में इसको रेगुलेट किया जाता है। और फिर इसके मतलब इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनेबिनॉल, डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनेबिनॉल, ये इसका हम कह सकते हैं जो सबसे मेन साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यही है, ठीक है। तो यही इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थी कैनबिस के बारे में। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक स्कीम लाई है। जो बजट हमारा 2023 है, 2023-24, उसमें बेसिकली स्कीम लाई थी जो प्रिजन इनमेट्स है, जो प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या जिनको मतलब बेल पे जो प्रिजनर्स छूट सकते हैं, उनके लिए बेसिकली स्कीम लाई, ये स्कीम थी। और ये क्यों लाई गई थी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाए, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाए, जिससे कि वो बेल पर छूट सके। और उनके लिए ऐसा क्यों लाया, कुछ प्रिजनर्स के लिए, क्योंकि स्पेशली वो प्रिजनर्स जो सोशली डिसएडवांटेज पोजीशन में है, मतलब फाइनेंशियली जो वीक है, सोशली डिसएडवांटेज पोजीशन में, मार्जिनलाइज हैं, जो कम्युनिटी मार्जिनलाइज है, जिनके पास में इतनी लिटरेसी नहीं है, तो उनको प्रॉपर लीगल एड मिले, साथ में उनको सपोर्ट मिले पुअर प्रिजनर्स को, जिससे कि वो मतलब इस फाइनेंशियल सपोर्ट से, जैसे कि वो जो हम कहते हैं बेल पर एक बार उनको मतलब बेल पे वो रिहा हो पाएँ प्रिजनर्स, ठीक है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो बेल अमाउंट भी भर पाएँ। और मतलब जो एक पेनल्टी अमाउंट होता है या बेल अमाउंट होता है वो भी इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी कई पुअर प्रिजनर्स होते हैं। स्पेशली वो मैक्सिमम जो अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सोशली और डिसएडवांटेज जो बैकग्राउंड है उसी से ही प्रिजनर्स ज़्यादातर प्रिजन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम प्रिजन्स की कैपेसिटी देखें तो वो ओवरलोडेड है। और ये किसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, जो रिपोर्ट आई थी इंडिया रिपोर्ट 2021, जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे ये कहा था कि इंडिया के जो प्रिजन्स है वो 5.54 लाख पीपल प्रिजन्स में हैं, और उनकी जो जेल की कैपेसिटी है, जेल की कैपेसिटी सिर्फ 4.25 लाख है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड है। जो ऑक्यूपेंसी रेट है, ऑक्यूपेंसी रेट वो 130% है, मतलब कितने ज़्यादा ओवरलोडेड है। तो उन प्रिजन्स की कैपेसिटी को भी मतलब सही करने के लिए भी ये स्कीम बेसिकली लाई गई है, ठीक है, जो बजट 2023-24 में है। और वो पुअर प्रिजनर्स है, वो बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं और मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, जिनकी एजुकेशन भी कम है, इनकम लेवल भी कम है। तो ऐसे प्रिजनर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स इनमेट्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड पेनल्टी और बेल अमाउंट, ठीक है। और इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा। टेक्नोलॉजी कैसी, जैसे प्रिजन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, फिर सेंसिटाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएगी, मतलब प्रिजन प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजिकल एड हो गया है ना, टेक्नोलॉजिकल एड। फिर इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिससे कि उनको एक लीगल एड मिल पाए, लीगल हेल्प मिल पाए,
कई बार प्रिजनर्स को पता ही नहीं होता कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, कि वो बेल पे भी छूट सकते हैं इतने फिक्स अमाउंट भर के। तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। फिर सेंसिटाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टैक होल्डर्स, जिससे कि क्वालिटी लीगल एड जो प्रिजनर्स है उनको मिल पाए। और ये जो मैंने डेटा है वो तो आपको बता ही दिया, एज पर प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑक्यूपेंसी रेट जो इंडिया के प्रिजन्स की 130% है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप इसको लाइक भी करते जाएं टाइम टू टाइम। अब ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये मालवेयर अटैक्स जो हो रहे हैं किस पे, मेडिकल डिवाइसेस पे, मतलब अटैक हो नहीं रहे हैं, उनको बेसिकली क्या रिस्क है, उस रिस्क की बेसिकली ये बात हो रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। कि जो कई मेडिकल डिवाइसेस है आज के टाइम पे, जैसे पेस मेकर्स हो गए जो हार्ट में इम्प्लांट होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीमीटर हो गए और हियरिंग एड्स हो गए, है ना। तो ये ऐसी डिवाइसेस है, मेडिकल डिवाइसेस, जिन पे आज के टाइम पे मालवेयर अटैक का खतरा बढ़ गया है। और अगर मालवेयर अटैक या मालवेयर के बारे में मैंने आपको जैसे कल एक आर्टिकल में बताया था, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि मालवेयर क्या होता है और रैंसमवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, इन सारे टर्म्स को मैंने उस पर डिस्कस किया था। आप एक बार प्लीज़ उसे रेफ़र कर लीजिएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैं रैंसमवेयर के बारे में आपको बता दूं, जैसे अगर कोई डेटा आपका चुरा ले, कोई आपका डेटा चुरा ले, साइबर अटैकर्स जो होते हैं ना, वो अगर आपका डेटा चुरा के फिर आपसे अगर रैंसम मांगे आपकी खुद ही के डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो वो जो रैंसम दी जाती है, ऐसे अटैक को हम रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक है, तो यही है। और इसके अलावा मतलब इन पे कैसे अटैक हो सकता है, क्योंकि इनमें भी बहुत सारा डेटा होता है और ये आज के टाइम पे जो हमारे मोबाइल हैं या इंटरनेट है या फिर क्लाउड्स है या जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें क्या बहुत सारा आपका जो जो स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं उनका पर्सनल डेटा इसमें स्टोर रहता है। तो अगर पर्सनल डेटा इसमें स्टोर होगा तो उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। अगर एडिक्वेट साइबर प्रोटेक्शन उसमें नहीं होगा तो जो डेटा लीकेज है उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए वो भी हम इसमें देखते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। और साथ में मैंने मतलब इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसमें अपने नोट्स में लिख दी है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेडिकल डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीमीटर, पेस मेकर, हियरिंग एड्स, ग्लूकोमीटर्स, दे कैन टर्न इनटू स्पाईवेयर और मालवेयर। ठीक है, अगर उनका डेटा, इफ़ योर मेडिकल डेटा मतलब जो अगर वो एडिक्वेट साइबर प्रोटेक्शन नहीं है तो इट कैन टर्न इनटू मालवेयर और स्पाईवेयर। और इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड के टॉप 20 मार्केट्स में आता है जो मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्शन करती है, प्लस इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और इनका प्रोडक्शन भी करता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 20 मार्केट्स में आता है मेडिकल डिवाइसेस के। फिर बहुत सारे पर्सनल यूज़ होता है मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिवाइसेस में, जैसे कि इट कंटेन्स सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस, सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में कैसे जो ये इनका कैसे यूज़ होता है इन पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइसेस का। फिर ये यूजुअली इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सर्वर्स, क्लाउड्स इन सब से कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन, एडिक्वेट साइबर प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में आज के टाइम पे एक सेंट्रलाइज डेटा कलेक्शन जो मैकेनिज़्म है वो नहीं है। तो इंडिया में आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं है, एक सेंट्रलाइज डेटा कलेक्शन मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि जो ये इतना सारा जो डेटा है हम कह सकते हैं जो एक पर्सनलाइज डेटा है वो अच्छे से स्टोर हो पाए, उसके लिए एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो ये साइबर प्रोटेक्शन में, डेटा के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल हो। क्योंकि WHO ने भी यही कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक तो प्रॉपर लीगल मैकेनिज़्म होना चाहिए, टेक्निकल आर्टिसनशिप, मतलब जो भी इस डेटा को हैंडल कर रहा है वो टेक्निकली साउंड हो, एडिक्वेट रिसोर्सेज हों, फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे से ट्रेंड हो। ये सारी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो जो ये मेडिकल डेटा है जो क्रिटिकल हम कहें सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा जो है मेडिकल डेटा वो लीक ना हो। जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा एम्स का कुछ डेटा लीक हो गया था, उसकी मतलब ऐसे स्पेकुलेशन आ रही थी, ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी। तो
इस प्रकार से ऐसे इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना, एक प्रॉपर लीगल और टेक्निकल मैकेनिज़्म होना बहुत ज़रूरी है, और एक सेंट्रलाइज्ड डेटा कलेक्शन मैकेनिज़्म भी इंडिया में हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यही ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। तो आई होप सो आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अब आपके जो भी रेलिवेंट ग्रुप्स हैं उसमें भी आप ये जो भी आर्टिकल्स हैं इनको शेयर करें, जो भी ये लिंक है इसको शेयर करें, सो दैट आई कैन हेल्प यू फर्दर। थैंक यू।